Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh and I am going to teach you Managing Human Resources Semester 4, Unit 4 and Lecture 2. So today's topic is Compensation Planning. अगर हम कंपनसेशन प्लानिंग की बात करें तो कल हमने हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का, उसमें हम लोगों ने कंपनसेशन प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसपे कि हम लोगों ने उसकी मीनिंग समझी थी कि क्या होता है कंपनसेशन एंड क्या होती है प्लानिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी जो है, अगर हम बात करें तो हमारा पैकेज क्या होता है, कंपनसेशन पैकेज क्या है, बेसिक पे क्या होते हैं एंड अलाउंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर कंपनसेशन प्लानिंग की हम बात करें तो आगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें बोनस। सो क्या होता है बोनस? बोनस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज एडेड टू द पे। आपका क्या है, अगर हम बोनस की बात करें तो बोनस क्या होता है, आपका अमाउंट होता है मनी का जो कि ऐड किया जाता है किसमें, आपके पे में। इट्स मीन आपका जो बेसिक पे है ना, उसमें आपका क्या है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग कि बोनस बोलते हैं, ठीक है। तो बोनस पेमेंट इज अ गेस्चर ऑफ गुडविल ओवर एंड अबव द रेगुलर वेजेस है। अब अगर हम बात करें बोनस पेमेंट की तो वो क्या है, आपका गेस्चर ऑफ गुडविल है, जो कि आपका क्या है कि ओवर एंड अबव आप क्या है कि आपको जो पेमेंट मिल रहा है, मतलब आपका जो रेगुलर वेजेस है ना, जो आपको रेगुलर सैलरी मिल रही होती है, उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे किया जा रहा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोनस। It is usually amounts to 8.33% of salary, which basically works out to be equivalent to 1 month सैलरी है। अब अगर हम बात करें तो बोनस का क्या है, क्या बोनस कितना भी किसी को दिया सकता है, मतलब क्या इसकी कोई लिमिट्स है या फिर नहीं लिमिट्स है, क्या जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग जितना भी चाहे उतना बोनस प्रोवाइड कर सकती है, तो नहीं। अगर हम बात करें जो आपका क्या था, बोनस एक्ट है, आपका बोनस एक्ट 1965 है, उसमें कुछ बताया गया है, कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस बताए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को बोनस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जो किसी भी एम्प्लॉय को जो बोनस है वो क्या है, जो उसे सैलरी पे की जा रही, ठीक है, उसे जो भी सैलरी पे की जा रही होगी, उसे जो भी जो है वेजेस पे किया जा रहा होगा, उसका 8.33%, ठीक है, उसका 8.33% जो है वो एज अ बोनस एम्प्लॉय को पे किया जाता है, ठीक है। ये आपका है बोनस। एंड बोनस की अगर हम बात करें तो बोनस की जो का एक्ट कौन सा है, बोनस एक्ट 1965 है। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका बोनस एक्ट क्या है, 1965 है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे बोनस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ फीचर्स हैं, मतलब उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि क्या है, हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करनी होती हैं। तो हमारा बोनस एक्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसका फीचर क्या है, to impose statutory obligation on the employer of every establishment defined in the act to pay bonus to all eligible employees working in the establishment है। अब ये क्या होता है, ये जो एक्ट है आपका, ये जितनी भी आपके एस्टैब्लिशमेंट हैं, ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको ऑब्लिगेटरी करता है, ठीक है, उनके लिए क्या है, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है और उनसे बोलता है, इम्पोज होता है, ठीक है। इम्पोज मतलब इम्पोज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मतलब कि आपका क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। जितने भी आपके क्या है ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट हैं जो इस पर्व्यू के अंदर आते हैं, ठीक है, कि किसमें जो इस पर्व्यू के अंदर आते हैं, उनको बोला गया है कि जितने भी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं, ओके, जितने भी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उनके एस्टैब्लिशमेंट में वर्क कर रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम जितना बोनस डिसाइड किया गया है ना, वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट इसका फीचर जो है, टू आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला। अब आपका क्या होता है, इसमें ये बोला गया है कि आप जो है क्या है कि आप जो पेमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आप जो पेमेंट दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, यो यूं ही नहीं प्रोवाइड कर देंगे, उनका क्या है, उस बोनस एक्ट में क्या है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मूला बताया गया है, उस फॉर्मूला को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बोनस है वो पे करना है। थर्ड पॉइंट अगर हम इसका देखें तो क्या है, to provide for payment of minimum and maximum bonus and linking the payment of bonus with the scheme of set off and such on है।
तो अगर हम बात करें आपका, तो आपका क्या है, इसमें ये भी बताया गया है कि कितना मिनिमम बोनस कितना प्रोवाइड किया जाएगा किसी एम्प्लॉय को और मैक्सिमम बोनस कितना प्रोवाइड किया जाएगा किसी एम्प्लॉयज को। ठीक है, दोनों की लिमिट बताई गई है। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम 8 पॉइंट, मतलब जो एम्प्लॉय है ना उसकी सैलरी का मिनिमम 8.33% जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बोनस देना ही देना है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, कोई जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, जो है 20,000 है, तो उस 20,000 का 8.33% कैलकुलेट करेंगे, फिर जो भी अमाउंट आएगा उससे कम बोनस नहीं देना है, उतना बोनस जरूर से जरूर देना। ठीक है, उससे ज़्यादा हो सकता है बट उससे कम बोनस नहीं हो सकता है। अब अगर हम आपकी बात करें मैक्सिमम की, ठीक है, तो मैक्सिमम बोनस की अगर हम बात करें तो जैसे मिनिमम बोनस डिसाइड है ना, मिनिमम अमाउंट डिसाइड है, वैसे मैक्सिमम अमाउंट भी डिसाइड है। एंड मैक्सिमम अमाउंट क्या है, 20%। मीन्स कि जो भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनकी जो सैलरी है तो उनका जो मैक्सिमम बोनस है उनकी सैलरी का 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो कितनी है, 20,000 है, तो 20,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा तो उतने तक ही बोनस प्रोवाइड किया जा सकता है, उससे एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर इंडोर्समेंट ऑफ बोनस दैट अप्लाइज टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20,000 माइंड वर्कर्स। अब ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये एक मशीनरी प्रोवाइड करता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ बोनस है कि ये एक मशीन है, मतलब इससे पहले क्या था, ऐसा कुछ ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं था कि किसके अकॉर्डिंग बोनस प्रोवाइड करना है, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे। बट आपका जब क्या है ना, जब बोनस एक्ट आ गया तो उसने एक सेट क्राइटेरिया दे दिया एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि आप बोनस प्रोवाइड किया जाना था। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है, द अमाउंट ऑफ बोनस इज फिक्स्ड एज मिनिमम ऑफ 8.33% एंड मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सैलरी एंड वेज अर्न्ड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ बोनस, जो अमाउंट था बोनस का वो क्या कर दिया गया, वो फिक्स कर दिया गया है कितने परसेंट से, कि मिनिमम कितना होगा 8.33% एंड मैक्सिमम होगा कितना 20% ऑफ सैलरी एंड वेज। जो भी एम्प्लॉय जो भी सैलरी रिसीव कर रहा होगा या फिर जो भी वेजेस रिसीव कर रहा होगा उसका 8.33% मिनिमम एंड उसका 20% मैक्सिमम, ये उन्हें क्या है, जो है बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है, हम जानते हैं कि परक्विजिट्स क्या होती हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारी जो सैलरी होती है, जो कंपनसेशन होता है, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपकी बेसिक पे थी, आपके अलावेंसेस थे, ठीक है, आपका उसी में आपका क्या आता है, उसमें आपका बोनस भी था एंड उसी में आपका है आपकी परक्विजिट्स। अब परक्विजिट्स क्या होती हैं, तो परक्विजिट में बी डिफाइंड एज एनी कैजुअल emolument or benefit attached to an office or position in addition to salary और wages है। अब अगर हम बात करें तो परक्विजिट की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कोई भी किसी भी टाइप का बेनिफिट होगा, ठीक है, किसी भी टाइप का बेनिफिट होगा जो कि एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जा रहा है, किस बेस पे, उनके पोजीशन के बेस पे, ठीक है, वो कोई किसी जॉब की पोजीशन पे है तो उस पोजीशन की पे रहने की वजह से उन्हें वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वो कुछ टाइप्स के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आपके क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें क्या है, उन्हें डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, उन्हें टी स्नैक्स अलाउंसेस डिफरेंट सारे परक्विजिट्स मिलते हैं। तो वो जो परक्विजिट्स उन्हें मिलते हैं ना, वो क्या है, वो क्यों उन्हें मिलते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कोई पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करने की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे होते हैं ना आपके सैलरी एंड वेजेस के अलावा, उसको क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स बोलते हैं। In essence, these are usually non-cash benefits given by an employer to employees in addition to cash, salary और wages है। Basically अगर हम बात करें तो ये आपके क्या हैं, ये आपके जो होते हैं वो नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं। मतलब इसके जो आपके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, कैश के फॉर्म में ना मिल करके आपको क्या है, नॉन कैश के फॉर्म में मिल रहे होते हैं।
तो however they may include cases where the employer reimburse expenses or pays for obligation incurred by the employee। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा हो। ठीक है, जैसे कि आपके बच्चों को एजुकेशन की बेनिफिट प्रोवाइड कर दी आपके एम्प्लॉयर ने, या फिर आपको इंश्योरेंस की बेनिफिट प्रोवाइड कर दी है ना, या फिर आपको क्या है स्वीपर, गार्डनर, ऐसे डिफरेंट टाइप के आपको पर्क्विजिट्स प्रोवाइड कर दिए। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि आपको क्या कर दिया गया कि आपको बोल दिया गया, इससे आपका मेडिकल एक्सपेंसेस था, आपको बोल दिया कि आप एक्सपेंस कर दीजिए, बाद में क्या होगा कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपको रीइम्बर्स कर देते हैं। ठीक है, आपने जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं ना वो आपको क्या कर दिए जाते हैं, रीइम्बर्स कर दिए जाते हैं। तो इसको भी क्या बोलते हैं, पर्क्विजिट्स बोलते हैं बेसिकली। वैसे अगर देखें तो ज्यादातर आपके जो पर्क्विजिट्स होते हैं वो क्या है, आपके नॉन कैश होते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे कैश एंड कौन कौन से नॉन कैश पर्क्विजिट्स होते हैं। तो पर्क्विजिट्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज फ्रिंज बेनिफिट्स। अब अगर हम पर्क्विजिट्स की बात करें तो पर्क्विजिट्स को जो है फ्रिंज बेनिफिट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, पर्क्विजिट्स में फ्रिंज बेनिफिट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए, अभी आपका क्या था, एक आपका है पर्क्विजिट्स डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज नॉन मॉनेटरी पर्क्विजिट्स एंड सेकेंड वन इज मॉनेटरी पर्क्विजिट्स। ठीक है, अब अगर नॉन मॉनेटरी पर्क्विजिट्स की बात करें तो क्या है, इसमें ये पर्क्विजिट्स आपको मनी के फॉर्म में नहीं मिल रहे होते हैं, बल्कि आपको क्या है कि नॉन कैश आइटम, मतलब कि ये जो है ये मनी के फॉर्म में नहीं है, यूं ही आपको कुछ सर्विसेज एंड ऑल प्रोवाइड की जा रही होंगी। एंड सेकेंड आपका क्या है, मॉनेटरी पर्क्विजिट्स हैं जो कि आपको मनी के फॉर्म में अवेलेबल होंगे। तो अगर हम आपका इसमें से फर्स्ट देखें तो फर्स्ट आपका कौन सा है, फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट एट एम्प्लॉयज होम। जैसे कि आपका क्या हो गया सॉरी, जैसे कि आपका क्या हो गया है, स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर। ठीक है, ये आपके क्या है, फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट आपको प्रोवाइड कर दी गई। मतलब आपके जो एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपको सर्वेंट प्रोवाइड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप उनकी सर्विसेज को जो है एंजॉय कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके क्या हो गए, फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट एट एम्प्लॉयज होम। जैसे कि स्वीपर है तो स्वीपर्स की सर्विस को आप फ्रीली क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, बिना कोई कैश पेमेंट किए। एंड सेकेंड वन इज वॉचमैन है, तो वॉचमैन की सर्विस को आप एंजॉय कर सकते हैं बिना कोई कैश का पेमेंट किए। सेकेंड वन देखिए आपका तो क्या है, फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एट एम्प्लॉयज होम। अब क्या है कि एम्प्लॉयर जो है वो एक जैसे कि ये पर्क्विजिट्स है आपकी, तो एम्प्लॉयर क्या है वो अपने एम्प्लॉयज को जो है फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो आपकी गैस होगी वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक, उसका कोई भी पैसा वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या होती हैं, उसको बोलते हैं, ये भी आपकी पर्क्विजिट्स में इंक्लूड होती हैं, दैट इज फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वाटर एट एम्प्लॉयज होम। ठीक है, ये आपकी क्या है, पर्क्विजिट्स है, वो भी कैसी पर्क्विजिट्स है, नॉन मॉनेटरी पर्क्विजिट्स है। थर्ड वन देखें आपका तो क्या है, फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉयज चिल्ड्रेन। ठीक है, आपकी बात करें क्या कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनके बच्चों को क्या किया जा रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूज ऑफ मोटर कार की। ठीक है, तो यूज ऑफ मोटर कार मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है उसने क्या किया है, आपको मोटर कार यूज करने के लिए दे दिया है, वो भी बिना किसी कैश के। ठीक है, आपको कुछ भी उसके लिए पे नहीं करना है। तो ये आपका था क्या, यूज ऑफ मोटर कार, इसकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई है। तो ये आपका क्या है, एक नॉन कैश आइटम है, मतलब नॉन कैश आपकी पर्क्विजिट्स है। फिफ्थ है आपका प्राइवेट जर्नी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट टू एम्प्लॉयज फैमिली। अब इसमें क्या किया गया है, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की फैमिली, एम्प्लॉय एंड फैमिली बोथ को, दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को भी जो पर्क्विजिट्स है दोनों को मिल सकती हैं, सिर्फ एम्प्लॉय को भी मिल सकती हैं और एम्प्लॉय की फैमिली को भी मिल सकती हैं। दोनों लोग ये पर्क्विजिट्स को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो क्या की गई है, एक पर्क्विजिट्स है आपकी, तो प्राइवेट जर्नी प्रोवाइडेड
फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी जो प्राइवेट जर्नी है, मतलब क्या है कि आपको एक जर्नी प्रोवाइड की गई है, मतलब कंपनी वाली जो होती ना कि एक कंपनी के साइड से आप टूर पे जाते हैं, एक होता है कि आप अपनी पर्सनल जर्नी पे जाते हैं, आप टूर पे जाते हैं, आपको घूमना फिरना ये सब। तो इसके लिए आपको क्या है प्रोवाइड की गई है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई जर्नी की चाहिए, आप जा करके अपने फैमिली के साथ में घूम करके आइए। तो इस टाइप की आपको पैकेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड साथ में क्या है आपका ये भी है कि फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स कि उसमें आपको बिल्कुल भी कोई एक्सपेंस नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है आपको कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कर सके, मतलब एक्चुअल में जितना उसका कॉस्ट आ रहा था उससे कुछ कम कॉस्ट पे आपको क्या कर दिया जाए, वो जर्नी प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, तो ये आपको क्या थे, ये आपके कुछ हमारे थे जो कि नॉन कैश आइटम्स थे। ये क्या है, अब इनकी अगर हम टैक्सेबिलिटी की बात करें ना, जो कि आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, तो ये क्या है, टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होते हैं, जो कि अभी आपको इतनी नीड नहीं है इसको अंडरस्टैंड करने की। जब आप नेक्स्ट टाइम में जाएंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए, आज के लिए, मतलब इस आपके अभी के लिए आपके लिए इतना बहुत है कि आप इसे बस इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, ये आपको पता होना चाहिए कि होते क्या चीज़ है। फिर नेक्स्ट आपका जो था, आपका इसमें क्या था, मॉनेटरी परक्विजिट्स, जो कि मनी के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो इसमें देखें हम, तो रीइंबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ सर्वेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने अपने पास से जो है सर्वेंट रख लिया था और आपके एम्प्लॉयर ने क्या किया है, उसको रीइंबर्स किया है। मतलब सर्वेंट रखने के लिए आपने जो भी एक्सपेंस किए थे, जो भी खर्चा किया था, उसके बदले वो खर्चा क्या है, कंपनी ने आपको रीइंबर्स कर दिया, आपके जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने रीइंबर्स कर दिया है। तो उसको बोलते हैं आपका क्या, मॉनेटरी परक्विजिट्स। फिर सेकेंड वन की बात करते हैं, तो रीइंबर्समेंट ऑफ गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ठीक है, आपका जो गैस था, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनका जब आप क्या करते हैं, खुद पे कर देते हैं और उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, इसे रीइंबर्स कर रहा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, मॉनेटरी परक्विजिट्स बोलते हैं। फिर आपका थर्ड देखें, रीइंबर्समेंट ऑफ स्कूल फी, कि जब आपका क्या है कि आपको जो एम्प्लॉयर है वो आप अपने बच्चे को आप एम्प्लॉयर के स्कूल में ना पढ़ा करके आप क्या कर रहे होते हैं, आप अदर स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, और उन्हें क्या है उसमें जो है और उसका जो एक्सपेंस आज उसकी फ़ी आ रही होती है, उसको आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर देता है, रीइंबर्स कर देता है, मतलब वापस से आपको पेमेंट कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो है मॉनेटरी परक्विजिट्स। फोर्थ की बात करें, तो रीइंबर्समेंट ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस, मीन्स आप अपनी खुद की मोटर कार को यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ ऑफिस पर्पज़ के लिए, और उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या है, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है, आपके एम्प्लॉयर, और वो उसे क्या है, रीइंबर्स करें। मीन्स पहले आपने खर्चा कर दिया है और उसके बाद में उसका क्या है, रीपेमेंट किया जा रहा है आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, रीइंबर्समेंट। फिफ्थ पॉइंट देखें अगर, तो क्या है, रीइंबर्समेंट ऑफ प्राइवेट ट्रैवल बिल ऑफ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज हैं। तो क्या था यहाँ पे कि जो आपका क्या था, जो एम्प्लॉयज था, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज थे जो कि जर्नी पे गए, प्राइवेट जर्नी पे गए थे, उनके जो भी ट्रैवल का बिल आया था, जो भी एक्सपेंसेस आया था ना, उसका क्या हुआ है, उसका रीइंबर्समेंट हुआ है। ठीक है, उसका रीपेमेंट कर दिया गया है एम्प्लॉयर के साइड से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी इधर आप जो दी हुई है राइट साइड में, आपकी जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, ये आपकी क्या है, मॉनेटरी परक्विजिट्स हैं, एंड ये क्या है, आपकी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये दोनों चीजें। फिर इसमें हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कंपनसेशन सिस्टम। ठीक है कि आपका जो कंपनसेशन है, वो कंपनसेशन सिस्टम की बात हो रही है, कि जो कंपनसेशन एम्प्लॉयज को पे किया जा रहा होता है, उसका सिस्टम क्या है, वो किस बेस पे प्रोवाइड किया जाता है, कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपनसेशन सिस्टम। तो हम बात करें अगर इसको, तो देखा जाएगा हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कंपनसेशन सिस्टम को। फर्स्ट वन आपका क्या है, कंपनसेटिंग इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, सेकेंड वन इज कंपनसेटिंग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, एंड थर्ड वन इज कंपनसेटिंग CEO। ठीक है तो अगर हम बात करें कंपनसेटिंग इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की, इसका मतलब क्या होगा अगर यहाँ पे बात हो रही है, आप समझ रहे हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात हो रही है कि हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, कौन सा मेथड फॉलो करके उसे सैलरी या फिर वेजेस प्रोवाइड की जाएगी। इसमें एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, पर्टिकुलर वर्कर की सैलरी को किस तरह से प्रोवाइड करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या बेस होगा, क्या मेथड होगा, क्या रेट फॉलो किया जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें डिसाइड की जाती हैं। तो अगर हम
इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ में देखें तो इसके अंडर बहुत सारे मेथड्स आपके हैं। तो फर्स्ट वन आपका क्या है, पीस रेट सिस्टम है, जिसमें आपका क्या होता है यूनिट बेस पे आपका क्या है पीस रेट सिस्टम, मतलब यूनिट बेस्ड आपको क्या किया जा रहा है जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉयज़ को, मींस वो कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेस पे उन्हें क्या है उन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंड वन अगर हम बात करें तो स्किल बेस्ड सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज कि उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना। ऐसा एम्प्लॉय जो बहुत हाई स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, हाई स्किल एम्प्लॉय है, उससे ज़्यादा पे किया जाएगा, एंड जिसकी स्किल्स क्या है लो स्किल है, ठीक है, उससे क्या किया जाएगा उस एम्प्लॉय को कम पे किया जाएगा। तो ये स्किल बेस्ड सिस्टम होता है। एंड थर्ड वन देखें तो क्या है मेरिट पे सिस्टम है आपका। अब इसमें क्या होता है, जो अभी इससे पहले हम लोगों ने जो है एक टॉपिक डिस्कस किया था परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो इसमें क्या होता है मेरिट पे सिस्टम की जब अप्रेजल के बेस पे, ठीक है, अप्रेजल के बेस पे जो एम्प्लॉयज़ को मेरिट प्रोवाइड की जाती है, तो जिस एम्प्लॉय की जो मेरिट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाई होती है, उसे ज़्यादा पे किया जाता है एज कंपेरिजन टू दैट एम्प्लॉय जिसकी जो मेरिट है वो लो होती है, उसे क्या किया जाएगा कम पे किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं बोनस सिस्टम की। तो बोनस सिस्टम आपका क्या होता है कि बोनस सिस्टम में जो एम्प्लॉय हैं उन्हें क्या है बोनस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उन्हें क्या है उन्हें बोनस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपका क्या है एक लमसम पेमेंट होता है। फिफ्थ वन देखें आपका क्या है तो कमीशन सिस्टम है। ये क्या होता है कमीशन सिस्टम बेसिकली अगर देखें तो जो एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस एंड उनकी प्रोडक्टिविटी के बेस पे होता है कि वो कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई स्टैंडर्ड सेट किया गया होगा, इफ अगर वो स्टैंडर्ड्स को अचीव कर रहे होते हैं देन उन्हें वो क्या है वो कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम देखें आपका कंपनसेटिंग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें नेक्स्ट जो कि हमारा है, इट्स मीन क्या है, अब यहाँ पे क्या था कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही, ठीक है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कंपनसेट करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने की बात हो रही है, मतलब पूरे के पूरे ग्रुप को, ठीक है, एक जैसे एक लेवल पे जो एक लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे ना उनको क्या है एक साथ ही ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा कंपनसेट किया जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो कंपनसेटिंग सीईओ की बात करें आपका तो क्या है कि इसमें जो है जो हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनको कंपनसेशन की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, बाकी के जो हमारे कंपनसेशन सिस्टम है उन्हें हम लोग डिटेल में कल के लेक्चर में एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। ओके।